लेक्चर 22 है आज। यस सर। 23 ठीक हो गया। जी मसले कोई नहीं है, फिर चले आगे। सो पेस्टल का एरिया हमने स्टार्ट किया, जिसके ऊपर हमारे पास कुछ 6 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 2 3 4 5 6। स्टार्ट हमने किया कहाँ से? चैप्टर 6 से। क्यों? उसके अंदर क्या थे? सिर्फ 4 क्वेश्चंस। तो क्या किया हमने? पेस्टल का नॉलेज लिया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल फैक्टर हैं क्या। पहले 5 चैप्टर का हमने हवा में नॉलेज लिया और चैप्टर 6 के क्वेश्चन कर दिए। 4 हमारे पास आई कैप बुक में थे, 3 हमने आइंस्टाइन से इकट्ठे किए और 7 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। फिर हम पेस्टल के हर फैक्टर को अब खोलना शुरू हो गए। इकोलॉजिकल फैक्टर हो गया हमारे सिलेबस में ही नहीं, पीछे बच गए कितने? 5 फैक्टर्स। पॉलिटिकल पूरा एक चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया। उसके अंदर था क्या? इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन बिजनेस, 5 पॉइंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर लॉज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज। साथ हमने 2 पॉइंट अपने ऐड कर लिए। प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन की सूरत में भी गवर्नमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है या एनवायरमेंटल पॉलिसी की फॉर्म में भी करती है। फिर एक हेड हमने पढ़ लिया इंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस विद गवर्नमेंट। बिजनेस कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है? तो 3 वे में इन्फ्लुएंस करता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी के थ्रू, बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू और पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू। हाँ, कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग कैसे होती है? थ्रू स्टेक होल्डर कोएलिशन, थ्रू एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट या फिर थ्रू ट्रेड एसोसिएशन विद अदर बिजनेसेस। इसके अलावा चैप्टर 1 में क्या थी कि 5 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। गवर्नमेंट कैसे कंट्री की इकॉनमी को चलाती हैं, तो 5 तरह से चलाती हैं। सोशलिज्म की बेस पर, सब कुछ अपने कंट्रोल में रख के, कोई फ्रीडम नहीं देना। क्या ख्याल है? स्टेटस क्यो को एलिमिनेट करने के लिए। एग्जाम्पल सोशलिज्म कहाँ पे है? मेनली सोवियत यूनियन या चाइना में। उसके बाद लिबरलिज्म, थोड़ा सा फ्री हैंड दे के बाकी सब कुछ अपने कंट्रोल में रख के। एग्जाम्पल स्वीडन। उसके बाद सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी, आधा अपनी इन्वॉल्वमेंट, आधा फ्री हैंड दे के, लाइक पाकिस्तान, कनाडा। और उसके बाद कैपिटलिज्म, सारा इकॉनमी को फ्री करके, सब कुछ प्राइवेटाइज करके, गवर्नमेंट ने अपना इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं रखा। अमेरिका। या फिर एक और भी वे है, और वो क्या है? इम्पोज्ड डिसीजन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन, डिक्टेटरशिप। क्या ख्याल है? जर्मनी हिटलर स्ट्रैटेजी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया? मशरती लूम पढ़ ली कि जब से पाकिस्तान बना है तब से गवर्नमेंट का पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या रोल रहा है। कुछ 6 डिफरेंट अदवार के अंदर, क्यों करंट तो आपको पता है क्या रोल है, लेकिन पिछले दौरों का क्या रोल था, तो हिस्ट्री वैसे ही है जैसे करंट हालात है। अब कोई नई चीज़ नहीं, अब ज़रा मीडिया ने चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, अदरवाइज हिस्ट्री भी ऐसी है। 1947 से 58 तक 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। उसके बाद तख्ता उल्ट के मार्शल लॉ लगा, वहाँ पे भी मार्शल लॉ अच्छा था वो। हाँ, उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, सोशलिज्म, लेकिन फेल हो गई। उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया, वो भी अच्छा दौर था। उसके बाद जहाज़ में उड़ा दिया गया उसे, तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। और उस दौर में 2 दफ़ा बेनज़ीर ने हुकूमत की, 2 दफ़ा नवाज शरीफ ने हुकूमत की, और सब कुछ डिस्टर्बिंग रहा। फिर तख्ता उल्ट दिया गया, मार्शल लॉ फिर आ गया 99 में, जो आगे 2008 तक फिर चला। हाँ, वो पाकिस्तान का शायद इकॉनमी का सबसे बेस्ट दौर था, क्यों जितनी डेवलपमेंट्स उस दौर में हुई हैं उतनी किसी दौर में नहीं हुई थी। लेकिन खैर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही तब टेक्नोलॉजी में बूम आया था, तो पूरी दुनिया में ही वैसी डेवलपमेंट्स थी।
हाँ, उसके बाद 2008 के बाद फिर आगे 3 डिफरेंट पार्टीज़ के दौर हैं और वो आपके सामने हैं, क्यों तब तक आप होश संभाल चुके थे। क्या ख्याल है? चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। मेन लर्न करने वाली चीज़ क्या थी? 5 पॉइंट गवर्नमेंट का इम्पैक्ट ऑन बिजनेस और 3 पॉइंट हाउ बिजनेस इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट। उसके बाद हम चले गए चैप्टर 2 इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हमने क्या पढ़ा? पहले कोई 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पढ़ लिए, लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लैगिंग। फिर इकोनॉमिक फैक्टर में चले गए नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 तरह की होती है, फुल कैप, फ्री फ्लोट। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 2 तरह के होते हैं, KSE 100 इंडेक्स एंड PSX इंडेक्स। और हमने इकोनॉमिक फैक्टर में क्या पढ़ा? आखिरी पेज पे जाके हमने थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड 2-3 क्वेश्चन देख लिए, उस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन टेस्ट में भी आ जाएंगे। और हमने एक चार्ट पढ़ लिया कि अगर इंटरेस्ट रेट ये होता है तो कंज्यूमर बिजनेस क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है तो कंज्यूमर बिजनेस क्या करेगा, इन्फ्लेशन ये होता है तो कंज्यूमर बिजनेस क्या करेगा, पाक रुपी अप डाउन होता है तो सूरत में कंज्यूमर या बिजनेस क्या करेगा। कॉन्सेप्चुअल हमने कवर कर लिया। फिर चैप्टर 3 में गए, वहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर थे, सोशल और लीगल। सोशल हमने 6 हेड पढ़ लिए, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, social values, demography according to age, gender, ethnicity, wealth distribution, education standard and law and order situation। लीगल फैक्टर में गए तो वहाँ पे हमने कुछ लॉज पढ़ लिए, एम्प्लॉयमेंट लॉ, उसके 5 एस्पेक्ट्स, मिनिमम वेज, अनफेयर डिसमिसल, रिडंडेंसी, वर्किंग कंडीशन, डिस्क्रिमिनेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, कंपटीशन लॉज के 3 एस्पेक्ट्स, मोनोपोली कंट्रोल, एंटी कलूजन, प्राइस कंट्रोल, सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन, नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर था सेल एंड ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। इसके अलावा साइबर लॉ, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। और चैप्टर 3 में एक टॉपिक एंड पे था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक हमने लिस्ट जो है वो 10 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ लिया और चैप्टर 3 हमारा हो गया ख़त्म। सो यूँ 1, 2, 3 और 6 हो गया, पीछे रह गया चैप्टर 4 एंड 5। ये दोनों चैप्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर हैं या इसके अंदर कुछ IT टेक्नोलॉजी भी बताई गई है जो बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। मीन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर नहीं, इसके अंदर मेनली IT भी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से। क्या पढ़ा था हमने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में कि हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को जब भी अडॉप्ट करें तो हमें कॉस्ट एफिशिएंसीज में हेल्प देती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। नहीं, हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, दिस मीन हम कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते, तो फॉरेन कंपटीशन को हम डील नहीं कर सकते। तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, थ्रेट है कि इससे हमारा कस्टमर लूज होने से पोजीशन हमारी वीक हो जाएगी। साथ ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, हमने क्या देखना है कि उसमें इनोवेशन भी हो रही है या नहीं हो रही, कहाँ पे, जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। क्यों अगर इनोवेशन हो रही है हमारी इंडस्ट्री के अंदर या कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी में, तो ये चीज़ फर्दर कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करने में हमें हेल्प देगी, फर्दर क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प देगी और ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे। हाँ, अगर इनोवेशन नहीं हो रही तो बाहर दुनिया में तो इनोवेशन हो रही है, इनोवेशन नहीं हो रही तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने से भी कस्टमर हमारा अल्टरनेटिव की तरफ मूव हो जाएगा, तो ये हमारा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव अफेक्ट कर सकता है। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है जी एक टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स।
कि टेक्नोलॉजी एक बिजनेस के वर्किंग मेथड्स पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। एक हेड हमने पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि हमारे बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। और एक हेड हमने डिस्कस करना है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, कि बिजनेस के स्ट्रक्चर या बिजनेस की स्ट्रैटेजी पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। सो पहला टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में ये है कि हमने इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देखना है बिजनेस के वर्किंग मेथड पे क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज पे क्या है, या फिर बिजनेस की स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे क्या है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड देखा जाए तो क्या है कि वो काम जो पहले लोग करते थे अब कौन परफॉर्म कर रही हैं, मशीनें कर रही हैं। मीन टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर लिया है किसको, मैन को। सो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, रिप्लेस किया है टेक्नोलॉजी ने किसको, मैन को, कि टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन इज नाउ परफॉर्म्ड बाय द मशीन टेक्नोलॉजी। मैन जो है वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गया है किस हद तक, सिर्फ हाई लेवल एनालिटिकल टास्क तक। मीन मैन रिस्ट्रिक्टेड हो गया है क्या, एनालिटिकल टास्क की हद तक। एनालिटिकल मीन कोई डिसीजन मेकिंग टास्क है तो वो सिर्फ मैन ने परफॉर्म करने हैं, बाकी नीचे जितना भी प्रोडक्शन काम है वो सारा किसने करना शुरू कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने, मशीनों ने करना शुरू कर दिया। इवन विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सिस्टम ने क्या किया है, मैन के एनालिटिकल टास्क को भी रिप्लेस कर दिया। मीन एनालिटिकल टास्क डिसीजन मेकिंग में भी अब बंदों की जरूरत नहीं रही। क्यों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक सिस्टम है, इसने वहां पे भी मैन को रिप्लेस कर लिया। मीन हर जगह पे क्या आ गया है, टेक्नोलॉजी ही आ गई है। मीन ग्रोथ के थ्रू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने क्या किया है, मैन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक सिस्टम। सी क्या है, 3 इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड। मीन वो वर्किंग मेथड में वो काम जो पहले बंदे करते थे अब किसने रिप्लेस कर लिए हैं, टेक्नोलॉजी ने। मैन रिस्ट्रिक्ट हो गया कहाँ तक, हाई लेवल एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग टास्क की हद तक। इवन विद ग्रोइंग ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक सिस्टम, एनालिटिकल टास्क आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय टेक्नोलॉजी। ये 3 पॉइंट हमें लर्न करने हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है। तो कहते हैं जी 3 तरह का इम्पैक्ट है। एक है कैम, एक है कैड और एक है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मीन वो मैन्युफैक्चरिंग जो पहले बंदे करते थे अब वो मैन्युफैक्चरिंग मशीनों के थ्रू हो रही है। तो ये जो मशीनों के थ्रू चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसे क्या नाम दिया जाता है, कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन। मीन डिज़ाइनिंग का काम पहले जो लोग करते थे, बंदे करते थे, अब वो भी कहाँ पे हो रहा है, कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। हमने पहले कोई सपोज बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, तो हम क्या करते थे, उसका नक्शा बनवाना होता था। नक्शा बनवाने के लिए हम जाते थे किसी एक इंजीनियर साहब के पास। इंजीनियर साहब पूछते थे, अच्छा जी बताएं मुझे आपकी कितनी जगह है, अच्छा नहीं मुझे ये बताएं कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, वो तो हमें नहीं पता। इंजीनियर साहब अपने फीते शीते लेके आते थे, चेक करते थे कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, वो नोट करके जाते थे। और उसके बाद एक कॉपी पेन खोलते थे, एक बड़ा सारा चार्ट, पेंसिल और एक फुटा, और लेके वो सारी डिज़ाइनिंग करते थे कि कहाँ पे हमें कितने स्क्वायर फीट का रूम देना है, कहाँ पे हमें वाशरूम देना है, कहाँ पे हमें किचन देना है। तो वो सारा नक्शा बना के हमें ला के देते थे और अच्छे खासे पैसे चार्ज करते थे। ये क्या थी, डिज़ाइनिंग बंदे के थ्रू। अब क्या करना, आपने सिस्टम के एक सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ एंटर करना है कि इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है। सिस्टम आपको क्या करेगा, डिफरेंट मॉडल्स बना के दे देगा।
इंजीनियर को कहते थे नहीं सर ये रूम इतना नहीं, थोड़ा सा अगर इतना कर देना, कहता था अच्छा 2 दिन बाद फिर दोबारा बना के दूंगा। सिस्टम में बस ड्रैग करके आपने यूं करना है रूम, थोड़ा सा अगर इतना करना है, मेन दीवार को ड्रैग यूं करना है, सिस्टम ने आपको उसके अकॉर्डिंगली बना के दे दिया। ये क्या है? कंप्यूटर एडिड डिजाइनिंग। मीन वो डिजाइनिंग काम जो कॉम्प्लेक्स पहले बंदे करते थे, आप किसके थ्रू हो रहा है? ये काम भी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, क्या कुछ सर्विसेज भी जो बंदे देते थे कंप्यूटर ने देना शुरू कर दिए। पुराने जमाने में हम डॉक्टर साहब के पास जाते थे, जब बीमार होते थे ना, तो डॉक्टर साहब बिठा लेते थे हमें और यहाँ पे यूं हाथ रख के यूं क्लॉक को देखते थे, आंखें बंद करते थे, क्लॉक को देखते थे, आंखें बंद करते थे, और फिर एक टूटी सी यहाँ पे लगा के सांस लो, और उसके बाद वो क्या करते थे, कुछ नोट करते थे, मीन आपका पल्स रेट क्या चल रहा है, हार्ट बीट क्या चल रही है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो यहाँ पे एक डिवाइस लगाता है, करता है स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, चलो जी नोट कर लिया। या यहाँ पे एक चुटकी लगाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जो है वो सब कुछ आ जाता है। ये क्या है? वो काम जो पहले बंदे करते थे, सर्विस जो बंदे देते थे, अब किसके थ्रू परफॉर्म हो रही हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू। क्या ख्याल है? आपके पेपर पहले बंदे चेक करते थे, अब पेपर आपका स्कैन करके एक रोबोटिक सिस्टम के अंदर एंटर कर दिया जाता है। उस रोबोटिक सिस्टम के अंदर इस क्वेश्चन के कितने पॉसिबल सोल्यूशन हैं वो भी एंटर कर दिए गए हैं, और वो स्कैन कॉपी सिस्टम के अंदर गई है, और सिस्टम अब जो है आपके पेपर चेक करके मार्किंग कर रहा है। दुनिया में ये हो रहा है। ICAP ने अभी स्टार्ट नहीं किया, होपफुली आने वाले चंद सालों में अकाउंटिंग के पेपर इस तरह से चेक होना शुरू हो जाएंगे। थ्योरी के पेपर भी चेक हो रहे हैं दुनिया में इसी तरह रोबोटिक सिस्टम के थ्रू, कि पेपर का स्कैन करके आपने क्या करना है, सिस्टम के अंदर एंटर कर देना है, और सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर उस क्वेश्चन के डिफरेंट सोल्यूशन ऑलरेडी एंटर्ड हैं, उसने हर सोल्यूशन के साथ मैच करना है। जहाँ से भी एक्यूरेट निकल रहा है, चलो जी एक्यूरेट मार्क्स दे देने, और जहाँ पे किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा, जिसमें आंसर ही गलत है, तो वहाँ पे क्या करना है, फिर मार्क्स काट लेंगे। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो बंदे दे रहे थे, अब कौन दे रहा है? कंप्यूटर सिस्टम दे रहा है। पुराने ज़माने में हमने लोन लेना होता था, बैंक के पास जाते थे, एक बैंकर हमें बिठाता था, हमसे सारी हमारी हिस्ट्री पूछता था, अच्छा जी क्या करते हैं आप, कितनी इनकम है आपकी, कितने आप पे फैमिली डिपेंडेंट लोग हैं, अच्छा बचा कितने लेते हैं आप, अच्छा कोई और लोन लिया हुआ या नहीं लिया हुआ, अच्छा कैसे आप पैसे वापस करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन ले के फिर वो हमें बताता था कि आप लोन के काबिल हो या नहीं, और कितनी अमाउंट का आपको लोन मिल सकता है। आप क्या करना, आपने बैंक की वेबसाइट घर बैठे खोलनी है, उस वेबसाइट में आपने जो है वो 4-5 फील्ड में अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, और करना है प्रोसीड, और वेबसाइट आपको घर बैठे बता देगी कि आप लोन के काबिल हो या नहीं हो, और कितना लोन आपको मिल सकता है। मीन वो काम जो पहले बंदे करते थे, अब वो सारे काम कौन करना शुरू हो गया है? कंप्यूटर्स। और ये क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स क्या है कि टेक्नोलॉजी मशीन हैव रिप्लेस्ड टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय द मैन। Man has been restricted to high-level analytical tasks only. Even with the growth in technology of artificial intelligence, robotic system, high-level analytical tasks are now performed by the computers. नहीं, impact of technology on products and services क्या है? CAM, computer aided manufacturing, computer aided designing, या फिर provision of services। अब जो मेन हेड है वो क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, कि टेक्नोलॉजी से बिजनेस स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। कहते कुछ 7-8 तरह के इम्पैक्ट पड़े हैं टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के ऊपर। एक है डाउन साइजिंग, एक है डी लेयरिंग, एक है आउटसोर्सिंग, एक है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया, बिग डेटा, एंड लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब ये कोई 8 डिफरेंट हेड्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके कुछ इनके ऊपर बातें लिखनी आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस के स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी पे। क्या? डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग का मतलब क्या है कि वो काम जो पहले 50 मजदूर कर रहे थे, अब आपने क्या किया, वहाँ पे एक मशीनरी लगा दी, तो 50 मजदूरों की क्या अब आपको ज़रूरत पड़ी? नहीं, अब वो काम 2 मजदूर करेंगे सिर्फ मशीन को चलाने वाले। तो इससे क्या हुआ, बिजनेस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो विद फ्यूअर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? डाउनसाइजिंग का। मीन डाउनसाइजिंग का ये मतलब नहीं है कि बिजनेस अपने ऑपरेशन कम कर रहा है, नहीं, ऑपरेशन उतने ही परफॉर्म कर रहा है बट विद फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल परफॉर्म कर रहा है। कैसे? टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर लिया किसको? मैन को। मीन 50 मजदूरों वाला काम एक मशीन ही कर रही है। तो जब 50 मजदूर आपने निकाल दिए तो ये क्या है बिजनेस में? डाउनसाइजिंग, जिससे लेबर कॉस्ट आपकी सेव होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव होगी। तो ये क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर। मीन स्ट्रक्चर के अंदर कम लोगों के थ्रू अब आप जो है वो वर्क परफॉर्म कर सकते हो। डीलेयरिंग क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चार्ट को देखा जाए तो किस तरह का होता है। सपोज ये कंपनी का चेयरमैन सीईओ है, उसके नीचे ये सपोज डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे मैनेजर हैं, उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, उनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं और फिर एम्प्लॉयज़ हैं। इसको बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। ये लोग ऊपर बैठे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ये लोग नीचे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो बीच वाले रास्कल क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऊपर की बातें नीचे और नीचे के मसले ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है दे रहे। बेनिफिट मेनली कौन दे रहे हैं? काम करने वाले लोग या काम का डिसीजन लेने वाले लोग कि क्या कैसे होना चाहिए। तो कहते हैं अगर आप इनको बीच में से निकाल के एक सिस्टम इंस्टॉल कर दो, जो ऊपर डिसीजन लिए गए हैं वो सिस्टम में एंटर हुए, यहाँ तक कम्युनिकेट हो गए, नीचे जो काम हुए हैं या जो मसले आए हैं वो सिस्टम में एंटर हुए, यहाँ तक कम्युनिकेट हो गए, तो क्या ये बीच वालों की ज़रूरत रही आपको? नहीं। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? टॉल से फ्लैट हो गया। मीन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट आप जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर से कुछ लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को रिमूव करना है, स्पेशली मिडल मैनेजमेंट को रिमूव करना है। क्यों? वहाँ पे अब सिस्टम काम करेगा कम्युनिकेशन के लिए। इसे क्या नाम दिया गया है? डी लेयरिंग। मीन लेयर्स को ख़त्म करना। जिससे आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? टॉल से फ्लैट हो गया। टॉल से फ्लैट होने से आपकी कम्युनिकेशन भी फास्ट होगी। क्यों? पहले ये डिसीजन ले रहे हैं, वो बात पहले यहाँ पे कम्युनिकेट हुई, फिर यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इन्हें पता चला अच्छा करना क्या है। इधर कोई मसला आ रहा है, उसका डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा, तो मसला पहले यहाँ पे बात पहुँचेगी, फिर यहाँ पे, 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 फिर इन्हें पता चलेगा अच्छा क्या मसला है। उतनी देर में मसले नहीं हो सकता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को डुबो के रख दिया। ये टॉल स्ट्रक्चर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है। तो डी लेयरिंग से क्या होगा? स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, तो उससे कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग आपकी क्या हो जाएगी? क्विक, फास्ट हो जाएगी। क्या ख्याल है? ये जो मिडल मैनेजमेंट को रिमूव कर दिया आपने और कम्युनिकेशन के लिए आपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी है, तो इससे क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर डी लेयरिंग से आपका स्ट्रक्चर टॉल से कहाँ पे चला गया? फ्लैट पे चला गया। तो ये क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये बात समझ आती? और जब आप ये लोग निकालोगे तो इससे डाउन साइजिंग भी हुई, फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल भी हो गए। दिस मीन ये दोनों आपस में क्या हैं? इंटरलेटेड भी हैं। लेकिन वो कहता है ये डी लेयरिंग आपको फायदा तब देगी जब आपके पास वाकई ही कोई हाई लेवल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो बंदों जैसा काम कर सकती है। अगर हाई लेवल टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है जो बंदा जैसा काम कर सकती है, तो इससे फिर तबाही हो जाएगी। जब वो टेक्नोलॉजी वाकई ही ट्रस्ट वर्थी है, रिलायबल है कि हाँ इसके अंदर इंफॉर्मेशन वाकई स्मूथली चलेगी, तो फिर तो डी लेयरिंग का फायदा है, वरना डी लेयरिंग का फायदा नहीं है। अदरवाइज फिर आपको मैनेजर ही रखना पड़ेगा। अब डी लेयरिंग से आप क्या करोगे कि ये जो मैनेजर्स के पास अथॉरिटी पावर होती थी वो आप ट्रांसफर कर दोगे कि इनको यहाँ पे सुपरवाइजर्स को, और लोगों को अथॉरिटी पावर देने से वो ज़्यादा कमिटेड भी बन जाते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं। लेकिन वो अथॉरिटी पावर आप डी लेयरिंग में दे रहे हो इनको, तो इनका इस काबिल भी होना चाहिए कि इनको अथॉरिटी पावर दी जा सके।
अगर ये इस काबिल नहीं है कि अथॉरिटी पावर इनको दी जा सके, मीन कंपिटेंट नहीं है, गधे हैं, तो फिर डी लेयरिंग आपके बिजनेस को तबाह कर देगी। तो डी लेयरिंग का फायदा होगा जब आपके पास हाई लेवल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जब टेक्नोलॉजी रिलायबल ट्रस्टवर्थी भी है, और लोकल मैनेजर्स मीन लोअर मैनेजमेंट इस काबिल है कि उन्हें अथॉरिटी दी जा सके। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी हाई लेवल आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है, मीन बंदों वाला काम नहीं कर सकती, या ये इस काबिल नहीं है कि इनको अथॉरिटी दी जा सके, तो फिर डी लेयरिंग का फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा आप नुकसान कर बैठोगे। तो ठीक है, डी लेयरिंग से डाउन साइजिंग होगी, कम्युनिकेशन फास्ट क्विक होगी, लेकिन उस सूरत में जब टेक्नोलॉजी हाई लेवल है, टेक्नोलॉजी रिलायबल है, और लोकल मैनेजर्स एबल टू रिटेन अथॉरिटी भी हैं। अब ये ज़रा पढ़ के देखें, डी लेयरिंग वाला पार्ट समझ आती है। जी, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर में हम फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं, मीन डाउन साइजिंग। स्ट्रक्चर को हम टॉल से फ्लैट बना सकते हैं यूजिंग डी लेयरिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए आगे। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है? आउटसोर्सिंग। क्या आउटसोर्सिंग क्या होता है? अपने बिजनेस के कुछ काम खुद से करने की बजाय बाहर से किसी से करवा लेना। मीन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। क्या कहला है? टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस के कुछ काम बाहर से भी मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने कंट्री में, आउटसाइड द कंट्री भी अरेंज कर सकते हैं। हाँ, आउटसाइड द कंट्री अरेंज मैनेज तब होंगे जब आपके पास टेलीफोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर ये नहीं है तो फिर मैनेज करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है? आपको पता है कि यूके, यूएसए की कुछ बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाने की बजाय अपना अकाउंटिंग टैक्स का काम कहाँ से करवा रहे हैं? पाकिस्तान की फर्म से करवा रहे हैं। मीन आउटसोर्स किया हुआ उन्होंने अपना अकाउंटिंग या टैक्स का काम। मीन वहाँ से कंपनी क्या करती है? अपनी रसीट जो है वो ईमेल के थ्रू इधर फर्म को भेज देती है। यहाँ पे फर्म में बैठा हुआ स्टाफ उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उनको ईमेल कर देता है। वो अपनी बिजनेस की सारी सेल परचेज की डिटेल इनको भेज देते हैं, ये यहाँ पे टैक्स रिटर्न बना के उनको सेंड कर देते हैं, और उतनी सी फ़ी चार्ज करते हैं जितना को आपने काम किया है। क्यों? वहाँ पे अगर वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाएं, टैक्स डिपार्टमेंट बनाएं, तो अच्छे खासे उन्हें लोग रखना पड़ेंगे जो अच्छी खासी पे रिक्वायर करते हैं। उनको बिठाने के लिए कोई रेंट पे जगह भी लेना पड़ेगी, उन्हें कोई सिस्टम भी देना पड़ेगा, और अच्छी खासी कॉस्ट है। वो सारी वो सेव कर रहे हैं कैसे? थ्रू आउटसोर्सिंग। मीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते उन्होंने अपनी ये सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स कर दी। कहाँ पे? एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे काम भी अच्छा हो रहा है और साथ पैसे भी कम चार्ज किए जा रहे हैं। काम करने के लिए कौन होंगे? आप लोग। आर्टिकल में जब जाओगे 13,000 में आपसे काम करवा लिया जाएगा ये, और वहाँ से बाहर से वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग मीन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर। मीन काम किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट करके परफॉर्म करवाना, ये क्या है? आउटसोर्सिंग। और दूसरे कंट्री में करने के लिए पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? टेक्नोलॉजी के थ्रू। जिससे क्या हुआ? अपने बिजनेस के अंदर आपको डिपार्टमेंट बनाने की बजाय आपने ये काम बाहर से करवा लिया, और उससे क्या हुआ? डिपार्टमेंट कम बने, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, सिंपल हो गया। ये क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। क्या क्या आउटसोर्स किया जा सकता है? तो अपना अकाउंटेंसी वर्क आप आउटसोर्स कर सकते हो, अकाउंटेंसी टैक्सेशन वर्क आप आउटसोर्स कर सकते हो, अपना कोई डेटा एंट्री का वर्क जो है वो आप आउटसोर्स कर सकते हो, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग का नाम भी दिया जाता है। आप अपना क्लीनिंग स्टाफ भी आउटसोर्स कर सकते हो। ये कॉलेज है, आप लोग आते हो, क्लासरूम में गंद गुंद मार के चले जाते हो, अगले दिन आओगे तो गंद नहीं होना चाहिए ना, क्लीनर चाहिए हमें।
क्या ख्याल है? कॉलोनी ने क्लीनर रखे 4-5 लोग, क्यों? क्लासेस में सफाई करना होती है। आए दिन किसी का कोई मर गया है, कोई बीमार हो गया है, मीन छुट्टी पे। जैसे घरों में माइयाँ हमने रखी होती काम करने वाली, इन्होंने महीने में 2-3 दिन छुट्टी करना होती है। हर महीने इनका किसी ने मरना भी होता है, इसका कोई न कोई बीमार भी होना होता है, या इन्होंने खुद भी बीमार होना होता है, या कहीं जाना होता है, और जिस दिन छुट्टी ना करें उस दिन मुसीबत पड़ी होती है। तो इधर भी हमने क्लीनर रखे सफाई करने के लिए, लेकिन आए दिन किसी का कोई मरा हुआ है, किसी कोई बीमार है, तो यहाँ पे सफाई कर फिर कौन करेगा? कोई भी नहीं। तो क्या किया हमने, एक क्लीनिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें डेली बेसिस पे शाम में 7 से 9 के बीच में 2 क्लीनर चाहिए सफाई के लिए। आपका क्लीनर मर जाए, पागल हो जाए, भाग जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें डेली 2 क्लीनर चाहिए। और अब क्या होता है, डेली बेसिस पे 2 क्लीनर आते हैं और सफाई का काम हो जाता है। हाँ, शक्लें बदली होती हैं, लेकिन काम हो रहा है। ये क्या है, आउटसोर्सिंग हम कर सकते हैं। किसको? अपने क्लीनिंग के काम को किसी क्लीनिंग कंपनी को। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपना सिक्योरिटी स्टाफ भी आउटसोर्स कर सकते हैं। अब कॉलेज को गेट पे सिक्योरिटी गार्ड भी रखने हैं, क्या ख्याल है? बच्चे आते हैं तो खदशात हो सकते हैं, स्पेशली एपीएस स्कूल के बाद से सिक्योरिटी गार्ड रखना कंपलसरी हो गया। अब ये सिक्योरिटी गार्ड का भी यही इशू, आज मुझे फ़लाँ जगह पे जाना है, आज मैं बीमार हो गया हूँ, आज मेरा फ़लाँ बीमार हो गया है, आज कोई मर गया है छुट्टी, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड फिर होगा गेट पे? नहीं। क्या करना पड़ता था, यहाँ पे किसी पीएन को गन दे के खड़ा करना पड़ता था। तो क्या किया हमने, ये भी एक सिक्योरिटी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया कि हमें डेली बेसिस पे 2 गार्ड इस टाइम से इस टाइम तक गेट पे चाहिए। और अब क्या होता है, 2 गार्ड डेली बेसिस पे गेट पे अवेलेबल होते हैं। हाँ, शक्लें कभी कभार चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज़ 2 गार्ड अवेलेबल है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक तो वो गार्ड ट्रेन है, उन्हें पता है सिक्योरिटी की क्या सर्विसेज होती हैं, उन्हें गन भी चलाना आती है। हम किसी को खड़ा कर दें, वो बस गन पकड़ के खड़ा होगा, वो चलती है नहीं चलती वो एक अलग बात है, लेकिन इनको गन चलाना आती है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सिक्योरिटी स्टाफ भी आउटसोर्स कर सकते हैं किसी सिक्योरिटी कंपनी को। क्या ख्याल है? सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया, क्या करेंगे, उन्हें फ़ोन करेंगे, भाई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया, फौरी अवेलेबल हो जाएगा। क्यों? टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज करना ईजी है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो भी आउटसोर्स की हुई है। प्रोडक्ट प्रोडक्शन, ये जो होंडा या टोयोटा की कार हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आती है, आपको क्या लगता है ये पूरी कार होंडा खुद बनाता है? नहीं, इसका इंजन ये बनवाते हैं जापान से, इसकी बॉडी ये बनवाते हैं चाइना से, इसके टायर ये बनवाते हैं कोरिया से, और सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। यहाँ पे सिर्फ ये क्या करते हैं, असेंबल करके होंडा की कार मार्केट में आ जाती है। ये क्या है, अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स प्रोडक्शन भी क्या की हुई हैं, आउटसोर्स की हुई हैं। कहाँ पे? ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट सप्लायर्स को। क्यों? जापान में इंजन बहुत अच्छे बनते हैं, कोरिया में टायर बहुत अच्छे बनते हैं, बॉडी पार्ट्स चाइना में बहुत अच्छे बनते हैं और सस्ते बनते हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ से मंगवा के क्या करते हैं, सिर्फ ये असेंबल करके मार्केट में अपनी प्रोडक्ट ले आते हैं। ये क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी आउटसोर्स कर सकते हैं। हाँ, बाहर करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रक्चर में थ्रू आउटसोर्सिंग भी हम चेंज ला सकते हैं। मीन अपने डिपार्टमेंट बनाने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, बाहर से किसी से काम करवा रहे हैं। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्ट्रक्चर थ्रू आउटसोर्सिंग। क्या क्या आउटसोर्स कर सकते हैं, अपना अकाउंटिंग फंक्शन, अपना टैक्सेशन का काम आउटसोर्स कर सकते हैं, अपना कोई डेटा एंट्री या वर्ड प्रोसेसिंग का काम आउटसोर्स कर सकते हैं, अपना क्लीनिंग स्टाफ हम आउटसोर्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ आउटसोर्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्शन आउटसोर्स कर सकते हैं, इवन हम अपनी मार्केटिंग भी आउटसोर्स कर सकते हैं कि अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाने की बजाय डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उन्हें हम कंसल्ट करेंगे, वो हमको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे कि कैसे कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो, और सिर्फ हमने क्या करना है, उन्हें पैसे देने हैं, बाकी हमारी मार्केटिंग वो खुद ही कर रहे होते हैं। हम अपना एचआर का फंक्शन जो है वो भी आउटसोर्स कर सकते हैं। एचआर का काम क्या है, स्टाफ को रिक्रूट करना या फिर स्टाफ की ट्रेनिंग करना।
जब भी हमें कोई स्टाफ चाहिए होगा, हम क्या करेंगे, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को कहेंगे कि हमें ये स्किल, ये क्वालिफिकेशन, इतने एक्सपीरियंस वाले इतने लोग चाहिए। उनके पास ऑलरेडी लोगों के डेटा मीन सीवीज होते हैं, वहाँ से शॉर्टलिस्ट करके फौरी हमें स्टाफ अवेलेबल कर देते हैं। कोई स्टाफ की ट्रेनिंग हमें चाहिए, कोई स्किल सिखानी है, तो भी हम क्या करेंगे, इनको कहेंगे, उनके पास ऑलरेडी ट्रेनर भी अवेलेबल होते हैं और वो विद फ्यू टाइम्स क्या करते हैं, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग स्किल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। मीन ये काम भी हम अपना आउटसोर्स कर सकते हैं, रादर देन अपना HR का डिपार्टमेंट बनाएं, उसमें HR के कोई स्पेशलिस्ट लोग रखें और उस डिपार्टमेंट में लोगों को पे करें, उनको बिठाने के लिए जगह दें। नहीं, हम ये चीज़ें आउटसोर्स भी कर सकते हैं। हम अपना IT फंक्शन जो है ये भी आउटसोर्स कर सकते हैं। सपोज हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, अपनी वेबसाइट बनानी है। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो डेली बेसिस वेबसाइट के अंदर हमने प्राइसेस चेंज करनी है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट डिलीट करनी है। तो जैसे कि हम अपना IT डिपार्टमेंट बनाएं, हम ये किसी IT कंपनी को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। मीनो IT कंपनी हमारी वेबसाइट का ख्याल रखेगी, हमने सिर्फ फ़ोन पे उन्हें बताना है कि ये चीज़ की प्राइस इतनी कर दो, खुद ही कर देंगे। ये प्रोडक्ट जो है वो नई ऐड कर दो, ये प्रोडक्ट डिलीट कर दो, वो खुद ही कर देंगे। हमें अपना स्टाफ बिठा के उन्हें अच्छा खासा पे नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है कि हम अपना IT फंक्शन भी आउटसोर्स कर सकते हैं किसी IT सर्विसेज कंपनी को। अब इस आउटसोर्सिंग के कुछ फ़ायदे होंगे बिजनेस को, आउटसोर्सिंग के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो कॉस्ट कम आएगी आपकी, कॉस्ट सेविंग। मीन जितना आप काम करवा रहे हो उतना पे करना है। पूरा साल स्टाफ को बिठा के, स्पेशली अकाउंटिंग में पूरा साल स्टाफ को बिठा के आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जितना को काम है उतना आपको पे करना है। साल बाद टैक्स रिटर्न बनानी है तो सिर्फ उतना आपको पे करना है। टैक्स रिटर्न बनाने का, टैक्सेशन का डिपार्टमेंट बना के लोगों को पूरा साल आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और टाइम सेविंग भी होगी कि मैनेजमेंट ये इश्यूज जो है वो खुद नहीं फोकस करेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो फोकस हो जाएंगे। क्या ख्याल है? इससे वो एरिया जिनमें आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है वो भी बड़े एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगी। अकाउंटिंग का काम आप दे रहे हो किसको? अकाउंटिंग फर्म को जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। IT का काम दे रहे हो किसको? एक IT कंपनी को जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। मार्केटिंग का काम दे रहे हो किसको? एक मार्केटिंग एजेंसी जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। क्या ख्याल है? तो इससे क्या होगा, आपके हर एरिया एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगे। और जब हर एरिया एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होगा तो इससे आपको कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। क्या ख्याल है? कंपैटिटर हो सकता है कि सारे काम खुद ही कर रहा है और आपने कुछ काम जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो वो दे दिए हैं किसको? अदर एक्सपर्ट को, और वो भी एक्सपर्ट वे में परफॉर्म हो रहे हैं। तो इससे अगेंस्ट कंपैटिटर आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज क्या होंगी? अच्छी होंगी, ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव होगी। तो इससे आपको कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। तो कुछ फ़ायदे हैं। क्या ख्याल है? और जिससे परफॉर्म करवा रहे हो वो एक्सपर्ट है तो इससे क्वालिटी भी अचीव होगी, मैनेजमेंट का टाइम भी सेव होगा। आप सिर्फ प्लानिंग पे फोकस करोगे। वो जो मुसीबतें आपके लिए फजूल में बनी थी वो आपने क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दी। लेकिन वो कहता है आउटसोर्सिंग के साथ कुछ मसले भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? आउटसोर्सिंग के साथ प्रॉब्लम्स हैं क्या? आपके बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है। क्या ख्याल है? बिजनेस सीक्रेट्स, अगर पूरे रिकॉर्ड आपने दे दिए किसी अकाउंटेंसी फर्म को, टैक्सेशन फर्म को, तो इससे क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। मीन आपके बिजनेस सीक्रेट्स उनके थ्रू किसी कंपैटिटर कंपनी तक भी लीक आउट हो सकते हैं। क्या ख्याल है? दूसरा, स्किल जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी, स्किल शॉर्टेज हो जाएगी आपके पास। अगर आप सारे काम बाहर से ही करवा रहे हो तो आपके पास जो है वो स्किल्स लैक करेंगी। मीन वो स्किल्स IT वाली आपके पास है ही नहीं। क्यों? आपके पास अगर IT डिपार्टमेंट है तो आप उनसे वो वेबसाइट के अलावा कुछ और भी IT का अगर कोई काम कभी करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आउटसोर्स किया हुआ है तो कोई और काम आप नहीं करवा सकते। क्यों? आपके पास वो स्किल नहीं है। वो स्किल कहाँ पे है? कहीं बाहर है। तीसरा वो कहता है ये आउटसोर्स जिसको आपने किया है काम, ये अच्छे वे में तब चलेगा, तब आपको मज़ा देगा जब उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है। अगर उस आउटसोर्स कंपनी के साथ जिसको आपने काम आउटसोर्स किया है कोई फटा पड़ गया पैसों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर,
तो उस सूरत में क्या होगा, वो काम परफॉर्म नहीं होगा। क्या परफॉर्म करने के लिए आपके पास अपना स्टाफ है? नहीं। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, बिजनेस तबाह भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप जो है वो आउटसोर्स के साथ मैनेज करना जो है ये बहुत क्रिटिकल है, क्यों अगर वो रिलेशनशिप आपने मैनेज नहीं किया तो उस सूरत में आपका बिजनेस बुरी तरह से अफेक्ट भी हो सकता है। चौथा वो कहता है कि अगर आपने सपोज अपना एक डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया, अकाउंटिंग में आप जो है वो अकाउंटेंट रखते थे, भाग जाते थे, रखते थे, भाग जाते थे, तो आपने सोचा जान छुड़ाओ मैं ये काम ही आउटसोर्स कर देता हूँ, मैं ये डिपार्टमेंट आपने ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या होगा, बाकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके स्टाफ के ऊपर एक डीमोटिवेशन इम्पैक्ट भी आ सकता है कि कल कोई हमें भी निकाल सकते हैं। आज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बंद करके आउटसोर्स कर दिया, तो आईटी अगर चल रहा है या मार्केटिंग अगर चल रहा है तो उनके ऊपर एक डीमोटिवेटिंग इफेक्ट आएगा कि कल को हमें भी निकाला जा सकता है। तो इससे स्टाफ आपका डिस्टर्ब भी हो सकता है, मीन इससे डीमोटिवेशन इम्पैक्ट भी आ सकता है स्टाफ के ऊपर। डीमोटिवेशन ऑफ अदर स्टाफ, अदर मीन अदर डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उसके ऊपर। तो आउटसोर्सिंग का फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, कॉस्ट सेविंग होगी, जितना आपने काम करवाना है उतना पे करना है। टाइम सेविंग होगी, मीन मैनेजमेंट जिन एरिया में एक्सपर्ट नहीं है वो अब बाहर से परफॉर्म हो जाएंगे, जिनमें एक्सपर्ट है सिर्फ उनको फोकस करेगी। वो एरिया जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो वो भी आप एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा, कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मसले हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी बाहर लीक आउट हो सकती है, स्किल अवेलेबल नहीं होगी, लैक ऑफ स्किल है आपके पास, क्यों स्किल कहीं और है। रिलेशनशिप बहुत क्रिटिकल है, अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ तो आउटसोर्सिंग के थ्रू बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। और डीमोटिवेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट स्टाफ मेंबर भी हो सकती है इन केस यू हैव आउटसोर्स वन डिपार्टमेंट। आउटसोर्सिंग क्या है, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। नहीं, इसकी कोई 5 एग्जांपल्स दें, क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है। तो आईटी फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है टू एनी आईटी सर्विसेज कंपनी। अकाउंटेंसी फंक्शन, टैक्सेशन सर्विसेज आउटसोर्स हो सकती है टू एनी अकाउंटेंसी फर्म। डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग कैन बी आउटसोर्स्ड। क्लीनिंग स्टाफ कैन बी आउटसोर्स्ड टू एनी क्लीनिंग कंपनी। Security staff can be outsourced from any security company. Even product manufacturing can be outsourced. In-house function will be only assembling. Marketing function, HR function can be outsourced to any marketing or HR agency. नहीं, आउटसोर्सिंग के कोई एडवांटेज बताएं तो भी लिखे जा सकते हैं। नहीं, आउटसोर्सिंग के साथ मसले क्या हैं वो बताएं, वो भी लिखे जा सकते हैं। मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। आउटसोर्सिंग की एग्जांपल्स, आउटसोर्सिंग के फ़ायदे, आउटसोर्सिंग के साथ मसले क्या इन्वॉल्व है। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट है डाउन साइजिंग के, हम मैन को रिप्लेस कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी, जिससे हम फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू काम कर सकते हैं। डीलेयरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर इंपैक्ट है कि हम एक टॉल स्ट्रक्चर को बाय यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्लैट स्ट्रक्चर पे ला सकते हैं। हाँ, इसमें साथ डाउन साइजिंग भी है, क्यों, फ्यूअर नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी हैं। जब हमने मिडल मैनेजमेंट को रिमूव किया तो स्टाफ शॉर्टेज से डाउन साइजिंग भी हुई। आउटसोर्सिंग मीन हम अपने कुछ ऑपरेशन बाहर से किसी से परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे स्ट्रक्चर को हम सिंपल कर सकते हैं। मीन डिपार्टमेंट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कम कर सकते हैं। हाँ, वो कैसे करेंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये हमें पता चल गया। इसे ना सिर्फ स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। स्ट्रैटेजी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आया कि वो काम जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं है वो भी एक्सपर्ट वे में परफॉर्म करवा के आप अपने बिजनेस की प्लानिंग अच्छी कर सकते हो। अपने कुछ मसले बाहर से परफॉर्म करके टाइम सेव करके अपने मेन एरियाज़ को फोकस कर सकते हो, जिससे स्ट्रैटेजी मेकिंग में हेल्प मिलेगी, कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सपोज मेरा एक बिजनेस है, क्या बिजनेस है मेरा, कोई इवेंट्स मैनेजमेंट का मेरा एक बिजनेस है। क्या करता हूँ मैं, लोगों के इवेंट्स मीन फंक्शन मैनेज करता हूँ। कैसे करता हूँ, मैंने कोई अपना एक फैमिली का फंक्शन जो है वो मैनेज किया खुद से। और क्या किया, मैंने अपने विजिटिंग कार्ड बनवाए
और उस फंक्शन पे जो जो लोग आए उनको अपना अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। मीन अपना फंक्शन भी हो गया और साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि मेरा ये बिज़नेस भी है। अब किसी ने अपना कोई इवेंट्स कहीं पे अरेंज करना है, कोई फंक्शन करना है, तो उसने मुझे कॉल की कि फ़लाँ डेट फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पे इतने लोगों का मेरा फंक्शन है, क्या मैनेज करोगे? मैंने कहा मैनेज करूँगा। नहीं जी, मैंने उनके साथ बुकिंग की और क्या किया, एक कैटरिंग कंपनी को कॉल की कि मुझे फ़लाँ डेट टाइम फ़लाँ जगह पे इतना ये कैटरिंग इक्विपमेंट चाहिए, वहाँ पे आ गया। एक लाइटिंग कंपनी को कॉल की कि मुझे ये इस तरह की लाइटिंग फ़लाँ डेट टाइम को फ़लाँ जगह पे चाहिए, वो भी आ गई। एक डेकोर कंपनी को कॉल की कि मुझे इस तरह की ये डेकोर चाहिए फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे, वो भी आ गई। एक लेबर कंपनी को कॉल की कि मुझे इतने ये इस तरह के वेटर्स, इतने इस तरह के हेल्पर्स ये चाहिए फ़लाँ डे टाइम को, वो भी आ गए। एक फूड कंपनी को कॉल की कि मुझे ये फूड इस तरह का फ़लाँ डे टाइम को फ़लाँ जगह पे चाहिए, वो भी आ गया। मैं वहाँ पे गया, कैटरिंग इक्विपमेंट भी आया हुआ है, लाइटिंग वाले भी आए हुए हैं, डेकोर वाले भी आए हुए हैं, लेबर भी है, फूड भी आ गया। क्या किया वहाँ पे, फंक्शन अरेंज किया, मैनेज किया। फंक्शन के एंड पे क्लाइंट से पैसे लिए, इन सब के पैसे इनको दे दिए, अपना प्रॉफिट पॉकेट में डाल के घर आ गया। बिजनेस है। क्या मेरा कोई परमानेंट एम्प्लॉय है? क्या मेरे कोई एसेट है? क्या मेरी कोई इन्वेंट्री है? क्या मेरा कोई हेड ऑफिस भी है? नहीं। तो ये जो बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं विद ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस को आउटसोर्स करते हुए, इसे नाम दिया जाता है क्या, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मीन परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन by outsourcing all of the activities of the business with no permanent employees, no assets, no inventory, no head office. इसे क्या नाम दिया जाएगा, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। क्या करा, बिजनेस है। सपोज मेरा एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। क्या करता हूं मैं, लोगों के घर बनाता हूं। मुझे किसी ने कॉल की कि मेरा फलां जगह पे प्लॉट पड़ा है, मैंने घर बनाना है, बना के दोगे? मेरा काम ही है। अच्छा, कैसा बना के दोगे? मैंने क्या किया, कितना आपका प्लॉट कितना है? 10 मरले का। 10 मरले के डिफरेंट मैंने जो है वो नक्शे बनाए, उसे जाके दिखाए, उसने कहा हाँ ऐसा बना दे। चलें जी, काम अब स्टार्ट करना है। मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉल की कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो है इतना चाहिए फलां जगह पे, वहाँ पे आ गया। एक मशीनरी कंपनी को कॉल की कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन की मशीनरी जो है फलां दिनों के लिए, सपोज 3 माह के लिए रेंट पे चाहिए फलां जगह पे, वो आ जाती है। लेबर कंपनी को कॉल की, मुझे इतने मिस्त्री, इतने मज़दूर चाहिए, वो आ गए। अब डेली बेसिस पे मैं वहाँ पे जाता हूँ, मशीनरी भी वहाँ पे है, मटीरियल भी वहाँ पे है, लेबर भी आ जाती है। डेली सुबह 9 से 6 बजे तक उनसे काम करवाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। फिर अगले दिन 9 to 5 जाता हूँ, काम करवाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। 3 माह बाद घर बन गया। कस्टमर को घर हैंड ओवर किया, पैसे चार्ज किए, इनके पैसे इनको दे दिए, अपना प्रॉफिट पॉकेट में डाल के घर आ गया। बिजनेस है। कोई परमानेंट एम्प्लॉय मेरे, कोई एसेट, कोई इन्वेंट्री, कोई हेड ऑफिस, ये क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मीन बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना विद आउटसोर्सिंग ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस विद नो परमानेंट एम्प्लॉयज, नो एसेट्स, नो इन्वेंट्री, नो हेड ऑफिस। इसे क्या नाम दिया जाएगा, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। मेरा एक बिजनेस है यूएई में। क्या बिजनेस है, एक आईटी सर्विसेज की कंपनी है मेरी वहाँ पे, आईटी सर्विसेज की कंपनी है। क्या करते हैं वहाँ पे, आईटी से रिलेटेड किसी को कोई भी सर्विसेज चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। किसी को कोई वेबसाइट बनवानी है हम बना के देंगे, किसी को अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है वो हम बना के देंगे, किसी को कोई हार्डवेयर चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे। मीन आईटी से रिलेटेड कोई भी काम है किसी का, हम करते हैं। कैसे करते हैं, हमने अपनी बनाई है एक वेबसाइट। उस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या सर्विसेज हमने देते हैं वो सारी मेंशन की हुई हैं। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, जिसके थ्रू कस्टमर हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। आजकल किसी ने कोई भी चीज़ बाय करनी हो ना, वो देखता है ये कहाँ से मिलेगी, कैसे, गूगल। लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बाय करनी है तो क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, कंपनियों के नाम आ जाएंगे,
और देखेंगे पहले पेज पे जो कंपनीज के नाम आ गए हैं उसमें से किसी एक को क्लिक करेंगे, हाँ उसे वो चीज़ मिल रही है, चलो ऑर्डर प्लेस कर लिया, जान छूट गई। तो मैंने क्या किया हुआ है, दुबई में मेरा बिजनेस है, वेबसाइट के थ्रू मैं ये काम करता हूँ, कस्टमर को कांटेक्ट करता हूँ। मैंने पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 2 बंदे बिठाए हुए हैं जिनका काम क्या है, उनका काम क्या है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसे नाम दिया जाता है SEO, स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, SEO एक टेक्निक है जिसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल सर्च इंजन पेजेस में टॉप पे लाया जाता है। SEO क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें प्रोग्रामर्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग करते हैं और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है, सर्च इंजन पेजेस में आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है। मीन मेरे IT से रिलेटेड किसी ने कोई प्रोडक्ट सर्च की तो सर्च करती पहले पेज पे किसकी वेबसाइट आएगी, मेरी वेबसाइट। इससे क्या होता है, मेरी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पेजेस में टॉप पे आती है। वहाँ पे बैठे हुए UAE में किसी कस्टमर ने सपोज वेबसाइट बनवानी है, उसने सिर्फ लिखा वेबसाइट, सर्च किया तो मेरी कंपनी टॉप पे आ गई। उसने क्या किया, क्लिक किया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली वेबसाइट से, हाँ ये बनाते हैं, मेरा ईमेल ID, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया, उसने मुझे कांटेक्ट किया, सर मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है। जी बिल्कुल हम बनाते हैं। किस तरह की बनवानी है, सर इसी तरह की बनवानी है, कितने में बना के देंगे, मैं आपको भी कोटेशन सेंड करता हूँ। क्या किया मैंने, पाकिस्तान के किसी सॉफ्टवेयर हाउस से पूछा कि इस तरह की एक वेबसाइट बनानी, कितने में बना के दोगे। इनका जी 50,000 की। मैंने कस्टमर को कोटेशन सेंड कर दी 1 लाख की। उसने कहा नहीं थोड़ा कम करें, चले 95,000, डन हो गया। वहाँ से कस्टमर से कांटेक्ट किया, इधर इनको 50,000 दिया, वेबसाइट बना के इन्होंने लॉन्च कर दी। मैंने कस्टमर से कितना चार्ज किया, 95,000, बाकी 45,000 क्या है मेरा प्रॉफिट। काम किया मैंने, किया बिजनेस किया, बिजनेस किया। क्या मेरे कोई परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, क्या मेरे कोई एसेट, कोई मेरी इन्वेंट्री नहीं, ये बिजनेस परफॉर्म हो रहा है। कैसे, आउटसोर्स करते हुए। ये क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। दुबई में बैठे मुझे एक कस्टमर ने कॉल की, मुझे ये प्रिंटर्स इतने चाहिए, आप दोगे, वो हमारा काम है। कितने में, ठहर मैं आपको कोटेशन सेंड करता हूँ, आपको व्हाट्सएप करता हूँ भी। क्या किया मैंने, मार्केट से प्रिंटर्स की कॉस्ट पूछी डिफरेंट सप्लायर से, उनका जी इतने 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 के, 3-4 मॉडल की प्राइसेस ली, उसके ऊपर अपना 15% प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को कोटेशन सेंड की। कस्टमर ने कहा ओके, लो जी मार्केट से माल उठाया, जाके कस्टमर को डिलीवर करके पैसे लिए, प्रॉफिट अपनी पॉकेट में डाल के घर आ गया। बिजनेस है, मेरी कोई इन्वेंट्री, कोई एसेट। ये क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मीन ऐसा बिजनेस जिसमें आपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, सारी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस को आउटसोर्स करते हुए, विद नो परमानेंट एम्प्लॉइज, नो एसेट, नो इन्वेंट्री, इवन नो हेड ऑफिस। इसे क्या नाम दिया जाएगा, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ ये पॉसिबल हुआ किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो इवेंट्स मैनेजमेंट का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ फंक्शन पे, अभी फूड नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, चल के उधर जाऊँगा पीछे से फंक्शन तबाह हो जाएगा, उसे कॉल करूँगा और आजकल फूड कहाँ पे रह गया, मेरा यहाँ पे फंक्शन तबाह हो रहा है, जल्दी पहुँचो। मीन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल होगा। UAE में बिजनेस कर रहा हूँ, पाकिस्तान से काम करवा रहा हूँ, मैं उधर बैठा हूँ या इधर बैठा हूँ, कैसे मैनेज करूँगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू, ईमेल के थ्रू। क्यों, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये बिजनेस पॉसिबल नहीं होने वाला। टेक्नोलॉजी के साथ एक चीज़ और भी आपको चाहिए, और वो क्या है, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। इवेंट्स मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट है किसके साथ, कैटरिंग वाले के साथ, लाइटिंग वाले के साथ, डेकोर वाले के साथ, फूड वाले के साथ। अगर ये पर्सनल कॉन्टैक्ट मेरे अच्छे नहीं है तो क्या ये सब चीज़ मुझे मिलेंगी, नहीं। तो 2 चीज़ों पे बेस करता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस, एक तो IT टेक्नोलॉजी की बेस पर, और दूसरा आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की बेस पर कि आप कैसे अपने रिलेशन विद अदर जिनको आउटसोर्स किया है उन्हें मैनेज कर रहे हो। क्योंकि अगर ये रिलेशन मैनेज नहीं हुए तो इतना आसान काम नहीं है कि बस मुंह उठा के हम भी ये बिजनेस कर लें, नहीं, इतना आसान काम नहीं है। रिलेशन कॉन्टैक्ट्स मैनेज करना ज़रूरी है, आपका इन रिलेशन को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ये चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। सो पॉसिबल है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन,
एक तो टेक्नोलॉजी की बेस पर और दूसरा एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग रिलेशन की बेस पर। हाँ, एक छोटा बिजनेस भी हो सकता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, ईमर्स मैनेजमेंट का। कोई बड़ा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है कि सपोज ये एडिडास का बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिडास लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये चीज़ें सारी खुद बनाते हैं? नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सी फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, उन्हें कहते हैं यार बड़ा कमाल बना रहे हो आप तो, अच्छा इस तरह करना, नेक्स्ट टाइम से इसके ऊपर हमारा टैग लगा के सिर्फ हमें ही बेचना, किसी और को ना बेचना। और प्रोडक्ट किसकी बन गई? एडिडास की बन गई। बैठे कहाँ पे हैं? बाहर के कंट्री में। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? सपोज पाकिस्तान में, लेकिन मैनेज कैसे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर रिलेशनशिप के थ्रू, कि कैसे हमने ये रिलेशनशिप मैनेज करना है। ऑब्वियसली लोगों को नोट दिखाओ तो उनके मूड बदल के आप कुछ भी करवा सकते हो। क्या ख्याल है? ये क्या एक्सपीरियंस है कि पैसा दिखाओ और उसके बाद इनको ख़रीद लो, जो कुछ मर्जी कराओ? ये क्या एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप मैनेज करने का तरीका? तो इसकी बेस पर मैनेज हो रहा है। अब ये पढ़ के देखें ज़रा, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन समझ आती है कुछ? जी, क्या पढ़ लिया हमने? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स। तो 3 पॉइंट हैं कि मैन हैव रिप्लेस्ड, नहीं, कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड मैन, टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन नाउ परफॉर्म्ड बाय द मशीन कंप्यूटर्स। मैन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू हाई लेवल एनालिटिकल टास्क ओनली। Even with the growing technology of artificial intelligence, high level analytical tasks are now performed by the computers. नहीं, impact of technology on product and services क्या है? तो CAD, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइनिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मीन वो सर्विसेज जो पहले बंदे देते थे, अब कौन दे रहा है? कंप्यूटर्स दे रहे हैं। लाइक कोई मेडिकल फील्ड में है, लॉयर फील्ड में है, बैंकिंग फील्ड में है। क्या ख्याल है? लेकिन मेन क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। की टेक्नोलॉजी से बिजनेस के स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे क्या इम्पैक्ट आया? तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू काम कर सकते हैं। मीन डाउन साइजिंग का इम्पैक्ट आया। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर को टॉल से फ्लैट बना सकते हैं थ्रू डी लेयरिंग ऑफ मिडल मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ डिपार्टमेंट को एलिमिनेट करके काम बाहर से भी करवा सकते हैं, मीन थ्रू आउटसोर्सिंग। हाँ, क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है? उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपने बिजनेस को थ्रू वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं विद नो परमानेंट एम्प्लॉयज़, नो एसेट्स, नो इन्वेंट्री, नो हेड ऑफिस। किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू। मीन टेक्नोलॉजी के बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? आप आउटसोर्स को मैनेज नहीं कर सकोगे। हाँ, कुछ 4 इम्पैक्ट और हैं, वो क्या हैं? आगे भी लेक्चर्स हैं हमारे, आज आखिरी लेक्चर तो नहीं है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।